प्राचीन काल से मनुष्य समूह में रहता आया है। दल बनाकर शिकार करना, समुदाय में रहना, बस्तियां बसाना उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है और उसके तथा मानव सभ्यता के विकास में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जल संग्रहण विकास परियोजनाएं भी इसी का एक उदाहरण हैं। इन परियोजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि गांव वाले एकजुट होकर इनमें भाग लेने के लिए कितने इच्छुक हैं। जल संग्रहण विकास परियोजनाओं पर अमल करने के लिए जरूरी कदम हैं कुल्हाड़बंदी, चराईबंदी और श्रमदान। श्रमदान एक ऐसी चीज है जो लोगों से समय, श्रम और संसाधन की मांग करती है और सचमुच ये एक मुश्किल अपेक्षा है। अगर लोगों को श्रमदान के लिए राजी किया जा सके तो जबरदस्त संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। इससे समाज को एक नई चेतना, एक रचनात्मक ऊर्जा मिल सकती है, एकता की ताकत का लाभ मिल सकता है, जिससे समाज में परिवर्तन की लहर पैदा हो सकती है। अगर हम पिछले 50 वर्षों पर नजर दौड़ाएं तो लोगों द्वारा श्रमदान से मंदिर बनाए जाने के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, मगर जल संग्रहण विकास परियोजना के लिए श्रमदान करने का कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, जिसका तकनीकी रूप से अचूक होना भी आवश्यक होता है। ये क्षेत्र ही अपने आप में नया और दूसरे कार्यक्रमों से हटकर है। इसी वजह से लोग काम करने का वादा ही नहीं करते या फिर बीच से पीछे हट जाते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए हाथ बटाने वाले तुरंत मिल जाते हैं, इसलिए आज भी हमें ऐसे कई गांव मिल जाएंगे जहां पीने के पानी का एक कुआं भी नहीं है, मगर मंदिर या धर्म स्थल है। समाज की बुनियादी सुविधा जुटाने के लिए श्रमदान को जनता का हाथों हाथ समर्थन नहीं मिलता। जल संग्रहण विकास भी इसी का एक उदाहरण है। आखिरकार श्रमदान या स्वैच्छिक योगदान क्या है? मगर सामूहिक रूप से सभी के लिए खेतों में काम करना, बांध बनाना या सिंचाई के लिए नहर बनाने जैसे काम संभवतः कभी नहीं किए गए हैं। ज्यादातर गांवों में धार्मिक कार्यकलापों को ही सामाजिक योगदान मिला है। व्यापारिक या आर्थिक महत्व की गतिविधियों में सामाजिक भागीदारी आपको शून्य के बराबर देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा के मामलों में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही रही है। बहरहाल, धार्मिक कार्यों को लोगों के योगदान मिलने का कारण आध्यात्मिक भी हो सकता है या फिर ईश्वर का भय भी। यहाँ समझने की बात यह है कि लोगों को जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कीमत वे कभी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लोग वास्तव में चाहते क्या हैं या उनकी आवश्यकता क्या है, तो इसको जानने का एकमात्र तरीका होगा बाजार की अर्थव्यवस्था को समझना। यानी कि लोग उस वस्तु के लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं और विकास कार्य में लोग उसके लिए योगदान देने के कितने इच्छुक हैं। यह इस बात का मूल्यांकन करती है कि किसी विशेष वस्तु अथवा गतिविधि की लोगों को कितनी जरूरत है। अगर आप किसी को मुफ्त में कोई वस्तु देते हैं तो अक्सर यह अनुभव होता है कि ये लेने वाले की नहीं बल्कि देने वाले की जरूरत है। तांबोल संगमनेर तालुके का एक गांव है। यहाँ के ज्यादातर लोग किसान हैं। बरसों से पर्याप्त वर्षा न होने से यहाँ के लोगों की हालत खस्ता है। गांव की 90% जनता के पास अपनी जमीन है और 10% जनता भूमिहीन मजदूर है। इनमें से कुछ भूमिहीन मजदूरों का सवाल था कि योजना से उनको क्या फायदा पहुंचेगा। तब हमने उनको समझाया कि भले ही आपके पास अपनी जमीन न हो, मगर आप भी तो गांव में ही रहते हैं। अगर हम गांव में ही जल संग्रहण परियोजना चलाते हैं तो पूरे गांव को ही लाभ पहुंचेगा। सबको पीने का पानी मिलेगा, खेती बाड़ी में सुधार आएगा। हम में से कुछ लोगों ने पड़ोसी गांव में जल संग्रहण कार्यक्रम देखा था, मगर कुछ लोगों ने नहीं देखा था, इसलिए वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उनका ख्याल था कि केवल गरीब बेचारों को जबरदस्ती काम पर लगाया जाएगा। जमीन के मालिक और नेता लोग कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने नेता लोगों को श्रमदान में सबसे आगे देखा तो वे भी धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। लेकिन कुछ लोग अब भी अड़े हुए थे, तो हमें मिलजुल कर ये निर्णय लेना पड़ा कि ये लोग गांव से कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। हमने उनका बहिष्कार किया। अंततः वे भी परियोजना में शामिल हो गए। कई बार सामाजिक कार्य के लिए कड़ा कदम उठाना भी जरूरी हो जाता है, जैसा कि केदार वडगांव में हुआ। केदार वडगांव महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में आता है। लगातार सूखा पड़ने से यहाँ पानी की बड़ी किल्लत हो गई थी। ऐसे में सभी किसान एकजुट हुए। पानी उनके लिए सिर्फ बुनियादी जरूरत नहीं थी, सुख समृद्धि की धारा थी, सामाजिक पहचान थी। मगर गांव के बड़े बुजुर्गों ने जब जल संग्रहण परियोजना शुरू करने का संकल्प लिया तो कुछ लोगों ने
इसका विरोध किया। कुछ लोगों के मन में तरह तरह की शंकाएं थीं, इसलिए वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। हमने सबको समझाया कि जल संग्रहण परियोजना पूरे गांव के लिए और हम सबके भले के लिए है। हमने गांव में 2-3 सभाएं की, लोगों को इसके बारे में जानकारी दी, क्योंकि सही जानकारी ना होने के कारण कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि जो लोग इस कार्यक्रम की वकालत कर रहे हैं उनका अपना कोई स्वार्थ होगा, क्योंकि कई कार्यक्रमों में उन्होंने कुछ लोगों को पैसा कमाते या अपना उल्लू सीधा करते देखा था। लेकिन एक बार जब लोगों ने गांव के मुखिया लोगों को परियोजना में श्रमदान करते देखा तो वे भी तन मन से श्रमदान में जुट गए। तांबोल गांव की तरह यहाँ जल संग्रहण समिति ने सर्वप्रथम सावधानी के सभी कदम उठाए। जो लोग हमारे कार्यक्रम में बाधा डाल रहे थे, हमने उनको साफ साफ चेतावनी दे दी कि अपने खेत में कोई काम नहीं करेगा। हमारी चेतावनी के आगे वे चुप हो गए और फिर योगदान करने लगे। पहले 4 श्रमदानों के दौरान कुछ समस्या आई, मगर अब लोगों को बात समझ में आ गई है। श्रमदान में औरतें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मेहनत मजदूरी में बहुत सारा योगदान वही देती हैं। जिन गांवों में छोटे किसान या भूमिहीन मजदूर ज्यादा हों, वहां पर यह बात खास तौर से सही साबित होती है, जैसे कि सबकुंड गांव के मामले में हुआ। यहाँ शुरुआती श्रमदान में औरतों ने ही बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्योंकि यहाँ के मर्द रोजी रोटी की तलाश में बाहर चले जाते हैं और औरतें ही घर बार की देखभाल के लिए रह जाती हैं। मगर इसके बावजूद वे निर्णयकारी भूमिकाएं नहीं निभाती। औरतें अक्सर परिवर्तन की जननी होती हैं। वे ही मर्दों को प्रोत्साहन देती हैं और आगे बढ़ाती हैं, जैसा कि जून मोहिते गांव के मामले में हुआ। यहाँ औरतों ने मर्दों को जल संग्रहण विकास के फायदों के बारे में बताया और इसे अपनाने की पुरजोर सिफारिश की। स्व सहायता अभियान के दौरान समाज सेविका बहन ने हमसे वादा किया था कि अगर हम पूरे गांव को एकजुट कर सकें तो हमारे गांव में जल संग्रहण विकास कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। तब हमने 2 ग्राम सभाएं की, जिसमें ज्यादातर औरतें राजी हो गईं। लोग जल संग्रहण विकास परियोजना को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उनको इसकी जरूरत है और इसके लिए वे सभी शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि कई बार वादे और इरादे में काफी फासला होता है। जैसे जून मोहिते का ही मामला लें। चिलचिलाती गर्मी, लाल मिर्चियों के खेत और पानी का हाहाकार, उस पर लोगों की आपसी रंजिश, गहरा मनमुटाव। यहाँ लोगों में सामाजिक जागृति पैदा करना एक काफी मुश्किल काम था। मैं किसी दूसरे गांव में जल संग्रहण कार्यक्रम चलाऊंगा। तब उन्होंने आपस में बातचीत की और कहा कि नेता लोग तो इसे सुलझाने में 10-20 साल लगा देंगे। इस पर मैंने कहा कि अगर उनको ये बात समझ में आ गई है तो वे अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर सबके फायदे के लिए हाथ क्यों नहीं मिलाते हैं। लोगों ने एक मत से फैसला किया कि इस मसले पर कोई राजनीति नहीं खेली जाएगी और सब ने मंदिर में जाकर इसकी कसम खाई। ग्राम सभा में मैंने लोगों से पूछा कि क्या उनको श्रमदान का उद्देश्य समझ में आ गया है और क्या वे श्रमदान करने के लिए तैयार हैं। जवाब में कुछ हाथ उठे, उनमें से ज्यादातर हाथ महिलाओं के थे। इस पर मैंने पूछा कि क्या जून मोहिते में केवल महिलाएं ही पानी की जरूरत महसूस करती हैं या फिर सबको जरूरत है। मैं जानता था कि अगर औरतें उत्साह दिखाएंगी या शुरू में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी तो पुरुषों की तरफ से समस्या खड़ी हो सकती है। वे ये सोच सकते हैं कि जल संग्रहण कार्यक्रम से उनकी जाती जिंदगी में बाधा आ रही है। इसलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैंने पुरुषों को भी प्रोत्साहित करने का फैसला किया। आज स्थिति भिन्न है। आज जून मोहिते एक उत्साह भरे श्रमदान का अच्छा उदाहरण बन चुका है। सभी गांवों में हमने देखा कि लोगों में इच्छा शक्ति पैदा करने के लिए एक समर्पित और जागरूक नेता का होना जरूरी है। श्रमदान का महत्व समझने में लोगों को समय लगता है। दरअसल लोग सरकारी योजनाओं के इतने आदी हो चुके हैं कि अपना योगदान देने का विचार मन में पैदा नहीं होता। अब तक लोगों ने केवल सरकारी योजनाएं ही देखी थी, इसलिए वे फोकट में काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनको जल संग्रहण परियोजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मगर धीरे धीरे वे इस चीज को समझने लगे और अब हर पखवाड़े श्रमदान करते। ये सच है कि हम उसी कार्य को महत्व देते हैं और उसी की हिफाजत करते हैं जो हमने खुद किए हों। आज अपने आसपास मौजूद लावारिस पड़े स्मारकों को देखकर दुख होता है। एक समय वो भी था जब ये समाज या किसी राष्ट्र के गौरव थे, मगर बाद की पीढ़ी उनके साथ रिश्ता स्थापित नहीं कर सकी और उसने उनकी हिफाजत की परवाह भी नहीं की। जब लोग कुछ बनाने में योगदान देते हैं तो उनकी उसमें दिलचस्पी पैदा होती है और वे उस परंपरा को जारी रखने में अपना योगदान देते हैं। यहाँ कई बार मालिकाना हक का सवाल उठ खड़ा होता है। लोग पूछते हैं, ऐसा करने से क्या हमें फायदा होगा? भूमिहीन और छोटे किसानों को डर बना रहता है
कि होने वाले फायदे का बड़ा हिस्सा बड़े किसान हड़प लेंगे। भूमिहीन मजदूर हमसे पूछते हैं, हम श्रमदान क्यों करें, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ये वास्तव में किसका काम है और किसकी जिंदगी से जुड़ा है। अगर आपको इससे लाभ पहुंचने वाला है तो आप इसे कर सकते हैं, इसमें योगदान दे सकते हैं। पूरा नहीं तो कम से कम कुछ हद तक ही सही, क्योंकि जब तक आप इसमें हाथ नहीं बटाएंगे यह आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं बनेगा और आपकी पहचान नहीं बनेगा। आमतौर पर लोगों की हैसियत की क्षमता के अनुसार श्रमदान किया जाता है। किसी सामाजिक कार्य के लिए, जैसे कि मंदिर या सार्वजनिक भवन के निर्माण या मरम्मत के लिए, जमींदार से ज्यादा राशि के योगदान की उम्मीद की जाती है। स्थानीय दुकानदार से भी ज्यादा योगदान की अपेक्षा की जाती है, मगर एक मजदूर से भी उतनी ही रकम की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए अहम मुद्दा यह है कि कौन कितना श्रमदान करेगा। क्या यह भूमि के उपयोग के हिसाब से होगा या संपत्ति के अनुसार? ज्यादातर गांवों में जल संग्रहण विकास परियोजना में सभी लोग समान योगदान देते हैं। हमने ये तय किया कि सभी परिवार समान योगदान देंगे, भले ही उनकी हैसियत या कमाई कुछ भी हो। कुछ जल संग्रहण विकास परियोजना में भूमिहीन मजदूरों को छोड़कर बाकी सभी से समान योगदान की उम्मीद की जाती है। दूसरी परियोजना में योगदान का आधार जमीन का आकार, उसका ढालूपन और उपजाऊपन हो सकता है। जमीन जितनी कम ढालू और ज्यादा उपजाऊ होगी, योगदान उतना ही अधिक होगा। हमारे गांव में ज्यादातर मजदूरों ने अपनी मर्जी से श्रमदान किया, क्योंकि ऐसा करके वे जल संग्रहण परियोजना में अपनी भागीदारी दिखाना चाहते थे। इसकी आम वजह यह है कि जल संग्रहण विकास परियोजना उन्हें नियमित आधार पर मजदूरी दिलाती है, वो भी अपने ही गांव में। इससे मजदूरी मिलने के साथ साथ परियोजना पूरी होने पर उस इलाके में उनके लिए रोजगार का एक और जरिया खुल जाता है, खेतीबाड़ी के रूप में। एक बार परियोजना से लोगों का अपनापन पैदा होने पर श्रमदान शुरू करना आसान हो जाता है। लोग श्रमदान की ताकत को कितना पहचानते हैं तथा इसे कैसे अंजाम देते हैं, सामूहिक कदम यहाँ बहुत मायने रखता है। जून मोहिदे के युवा वर्ग भी श्रमदान के महत्व से अनजान नहीं रहे। उन्होंने नांदुरबार के आरआरसी इंचार्ज विजय आवारे से क्रिकेट के मैदान की मांग की, क्योंकि जल संग्रहण कार्य की वजह से उन्हें अपना खेल का मैदान गंवाना पड़ा था। विजय ने उनसे श्रमदान के द्वारा अपना खेल का मैदान खुद बनाने को कहा। आज इस मैदान में जोश भरे मैच होते हैं। युवा वर्ग को श्रमदान की ताकत का ये शानदार इनाम मिला। लोगों को श्रमदान के महत्व का जैसे जैसे पता चलता जा रहा है, इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लोगों को अब एहसास हो चला है कि उन्हें अपनी मदद खुद करनी है। सरकार से ये उम्मीद करना कि वो दरवाजे पर आकर मदद करेगी, खुद को भ्रम में रखने वाली बात है। हमने अपने गांव में कई बैठकें की थी और सरकार को हमारी ग्राम पंचायत के जरिए कई प्रस्ताव भिजवाए थे, जैसे कि बांध बनाना है, गांव में पानी की टंकियां बनानी है। हर बार धन की कमी के नाम पर ये प्रस्ताव ठुकरा दिए गए। संगमनेर के किसानों की समझ में ये बात आ गई और उन्होंने खुद कदम उठाने शुरू कर दिए। हमने अहमदनगर की वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट से कहा कि हमें अनार तथा दूसरे फलों की खेती करने के लिए एक कार्यक्रम बना के दें। वे 25% राशि देने को मान गए और खेती के लिए बाकी 75% लागत हमें जुटाने को कहा। हमने इसे मान लिया और इसकी बदौलत अब मैं अपने खेत में हर एकड़ पर 40 से 50 हजार रुपए की शानदार कमाई कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम इस इलाके के दूसरे किसानों को भी लुभा रहा है और वे इससे जुड़ते जा रहे हैं। 20% योगदान से 75% योगदान बेशक एक लंबा सफर है। गैर सरकारी संगठन और वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं का इस योगदान के बारे में क्या कहना है? वैसे तो लोगों को 100% योगदान देना चाहिए। हमें केवल एक अंश या बिल्कुल मामूली सा योगदान करना चाहिए, मगर वास्तविकता यह है कि हम केवल 20% योगदान पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वे बस किसी तरह गुजर बसर कर पा रहे हैं। एक तरह से उनके लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना ही मुश्किल हो रहा है। ये वर्षा पर निर्भर रहने वाले किसान हैं। अगर वर्षा न हो तो इनके जीवन को पाला मार जाता है। खेत पर लगाई सारी पूंजी मिट्टी में मिल जाती है। अपनी रोजाना की रोजी रोटी के लिए इन्हें घर बार छोड़कर निकलना पड़ता है। इनके लिए 20% भी एक बड़ी पूंजी है, मगर वे इतना योगदान देते हैं। और जब लोग किसी काम में अपना योगदान देते हैं तो उसके प्रति उनमें दिलचस्पी पैदा होती है और फिर वे कोशिश करते हैं कि ये चीज जारी रहे। वे उसकी देखरेख भी करते हैं। इस वजह से ही योगदान करने की बात कही जाती है। हमारे पास ऐसे उदाहरण भी हैं जहां लोगों ने जल संग्रहण विकास कार्य की पूरी लागत का योगदान दिया है, जैसे कि हरनीपाड़ा में।
हरनीपाड़ा एक स्वाध्यायी गांव है। स्वाध्यायी लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। इन लोगों ने अपनी सेवाएं देकर गांवों में परियोजनाएं पूरी की हैं। इसे वे श्रम भक्ति कहते हैं। हम प्रकृति से हमेशा कुछ न कुछ लेते रहते हैं। हमें भी पर्यावरण को कुछ देने की कोशिश करनी चाहिए। इस बांध को हरनीपाड़ा जल संग्रहण विकास परियोजना में स्वाध्यायियों ने निर्मल नीर परियोजना के अंतर्गत बनाया था। आखिर स्वाध्यायियों ने इसे कैसे पूरा किया? हमने इसे आध्यात्मिक मार्ग के जरिए पूरा करने की कोशिश की। लोगों के मन तक पहुंचकर हमने उनसे कहा कि धरती माता की रक्षा करो। हमें जल संग्रहण परियोजना के लिए श्रमदान करने में कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अपनी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के कारण हम पहले से ही तैयार थे। खैर, ये तो एक छोटे से बांध का मामला था जहां गांव वालों को उत्प्रेरित करना आसान था। हरनीपाड़ा जल संग्रहण विकास परियोजना की कहानी अलग थी। यहाँ व्यापक स्तर पर धन प्रबंधन और तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता थी। व्यवहारिक रूप से यहाँ प्रतिभागिता के 7 स्तर हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर है समाज, जहाँ लोग स्वेच्छा से एकजुट होते हैं, परियोजना चुनते हैं, मिलजुल कर इसे पूरा करते हैं। कोई बाहरी पथ प्रदर्शक नहीं। ज्यादातर जल संग्रहण योजना वाले गांव में हम प्रतिभागिता के मध्यवर्ती स्तर पर होते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपने संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान में श्रमदान की संकल्पना का उपयोग काफी सफलता के साथ किया है। यहाँ गांवों को कमेटियां बनाकर गांवों में साफ सफाई का इंतजाम करना होता है। इसमें स्वच्छता, गांव में साफ सुथरी सड़कें, कचरा इकट्ठा करना, गंदा पानी निपटाना, कुओं के पानी का शुद्धिकरण तथा घर के अंदर भी स्वच्छता की व्यवस्था आदि शामिल हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाती है। सबसे साफ सुथरे गांवों को आकर्षक नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि औरंगाबाद के पास बसे एक छोटे से गांव गारस के लोगों ने किस प्रकार जिला स्तर पर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। अगर इस अनूठे कार्यक्रम के साथ सरकारी सब्सिडी होती तो हमें लोगों को इसमें भाग लेने के लिए समझाना नहीं पड़ता। लोग परियोजना स्थल पर मक्खी की तरह जमा हो जाते और फिर सब्सिडी को डकार कर घटिया किस्म का काम कर देते। ऐसे शानदार परिणाम कभी हासिल नहीं हो सकते थे, जिस पर आज हम गर्व कर सकते हैं। ये सब परिणाम है स्वैच्छिक प्रतिभागिता का। इस अभियान ने गारस के लोगों को एक नया नजरिया, काम करने का एक नया तरीका दिया है। स्थानीय चुनौतियों से निपटने कई स्थानीय संस्थाओं का निर्माण हुआ है। ये एक ऐसा गांव है जिसने जागृति, सामूहिक इच्छा तथा अपने योगदान के महत्व को पहचाना है। यहाँ कोई धार्मिक बाधाएं, राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, बस एक बेहतर जीवन की चाह है। वैसे तो हर गांव की अपनी समस्याएं होती हैं। किसके पास कितनी जमीन जायदाद है, कितनी बारिश होती है, जमीन कितनी उपजाऊ है, सामाजिक संरचना क्या है, साक्षरता का स्तर क्या है, स्थानीय नेतृत्व कैसा है, और अंततः ये गांव वालों पर, उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वो क्या बनना चाहते हैं। और इसके विकास के लिए अपने योगदान को अपने बच्चों के वर्तमान तथा उनके भविष्य की बेहतरी के लिए उठाया गया कदम नहीं मानते हैं, तब तक गांव के जीवन स्तर में कोई निरंतर तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हमारे लिए श्रमदान का मुद्दा सिर्फ जल संग्रहण विकास कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। ये केवल जल संसाधन विकास या भूमि विकास का विषय भी नहीं, बल्कि ये उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसे सामुदायिक विकास कहते हैं। इसका उद्देश्य समाज में रहने वालों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना है। शायद महान दार्शनिक सुकरात यही कहना चाहते होंगे कि विकास का अर्थ वृक्षारोपण और बांध बनाने से कहीं व्यापक है। ये तो सिर्फ भौतिक पहलू है। मनुष्य का मन, उसकी सामाजिकता तथा सामुदायिक सक्रियता की शक्ति है, जिससे प्रगति एवं समृद्धि के द्वार खुलते हैं।